तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एंजाइम्स है क्या है और एंजाइम्स किस तरह से जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम यूजुअली एंजाइम्स के बारे में ये चीज पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। और एंजाइम के बगैर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर हम उन केमिकल रिएक्शंस के रेट या स्पीड को देखें तो ये केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। इट मींस कि एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आपके कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि विद इन मिली सेकेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, मिली सेकेंड टाइम पीरियड के अंदर आपका एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एंजाइम से जब भी आपने बात करनी है तो ये केमिकल रिएक्शन के रेट या उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ये किस तरह से करते हैं और इसमें क्या क्या जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, इनको इंशाल्लाह हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर दी कैटलिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम जो है इनके बगैर लाइफ का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला छोटे से छोटा केमिकल रिएक्शन भी देख लो, जिसमें हम लोग अगर जो है वो डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन से लेके आपका जो रेप्लिकेशन तक के प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस एंजाइम्स पे डिपेंड करते हैं। राइट, आप ग्लूकोज को अगर इनटेक करते हो तो ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करवाने के लिए भी, उससे एटीपी बनाने के लिए भी आपको मल्टीपल एंजाइमेटिक रिएक्शंस रिक्वायर्ड हैं जो कि डिफरेंट पाथवेज या साइकिल्स में वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिसिस आ जाता है, टीसीए साइकिल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है। ये सारे के सारे जो रिएक्शंस इन 3 डिफरेंट पाथवेज या साइकिल्स में हो रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ आपने जो है वो डाइजेशन या कैटाबोलिज्म की बात की। कैटाबोलिक पाथवे के साथ साथ अगर आप किसी एनाबोलिक पाथवे की बात करते हो, जिसमें अगर हम रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, तो रेप्लिकेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो डीएनए को पहले अनवाइंड करते हैं। अगर आपका ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो डीएनए को क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे, उसके दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर एंजाइम आके क्या करता है, इस डीएनए को रीड करते हुए डॉटर स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाता है। तो रेप्लिकेशन जो कि एक एनाबोलिक प्रोसेस है, इसके लिए भी आपको एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, डीएनए को अनवाइंड करने के लिए, डीएनए को रीड करने के लिए, डीएनए से उसकी जो दूसरी कॉपी है डॉटर स्ट्रैंड वो बनाने के लिए भी यू आर डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ वेरियस एंजाइम्स। तो वी कैन कंक्लूड कि जो सर्वाइवल है वो एंजाइम्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। एंजाइम्स को जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। तो एंजाइम्स और कैटालिस्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हमें इन चीजों को भी हाईलाइट करना है। यूजुअली कैटालिस्ट आपके पास कोई इनऑर्गेनिक या मेटल आयंस होते हैं जो कि किसी इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं। इनका पर्पज भी यही होता है कि ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। लेकिन कैटालिस्ट जो है इनको हम यूजुअली आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके जाते हैं, यानी ये आपकी इंडस्ट्रियल कंडीशंस के साथ कंपैटिबल होते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेम्परेचर और हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन के ऊपर ये वर्क कर सकते हैं। जबकि एंजाइम जो है इनकी कंडीशन माइल्ड कंडीशन है, यानी ना तो ये इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करेंगे, विद एक्सेप्शन टू सम एंजाइम्स जो कि कुछ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो माइल्ड टेम्परेचर और माइल्ड सॉल्ट कंसेंट्रेशन के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंसेंट्रेशन के ऊपर वर्क करते हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट कैटालिस्ट के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत जो है वो माइनर सी रिक्वायरमेंट है। लेकिन एंजाइम्स की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, अगर हम उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करें तो वो कैटालिस्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इनको हम कहते हैं कि दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटालिटिक पावर। और ये एक्चुअली होती क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर केमिकल इन्वायरमेंट। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की वजह से या एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के अंदर प्रेजेंट एक पर्टिकुलर केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से कैटालिस्ट जो है वो सिर्फ रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं उसको इफेक्ट करते हैं, जबकि एंजाइम सबस्ट्रेट को एक केमिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करती है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपकी सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल या फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो सबस्ट्रेट केमिकली मॉडिफाई हो जाती है। तो एंजाइम्स की जो कैटालिटिक पावर है वो नॉर्मल कैटालिस्ट या इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट के मुकाबले में ज्यादा इसलिए है बिकॉज एंजाइम ना सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं
बल्कि ये सबस्ट्रेट को एक केमिकल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जहां पे आके उस सबस्ट्रेट के अंदर केमिकल रिएक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एंजाइम्स कैटालिस्ट के मुकाबले में भी हाई कैटालिटिक पावर को क्या करते हैं, शो करते हैं। Most of the enzymes they have a very high degree of specificity for their substrate. जैसे मैंने अभी कहा कि एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि एक खास किस्म की सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है। अगर कोई सबस्ट्रेट जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप्स जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शंस नहीं कर सकते, तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इट मींस कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर दी सबस्ट्रेट। ये सिर्फ उन्हीं सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा जो कि इसकी एक्टिव साइट के साथ कंपैटिबल है, जो कि यहाँ पे बाइंड कर सकती हैं और जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन के या केमिकल कैटालिसिस के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। सिमिलरली आप अगर एंजाइम्स को कंपेयर करो कैटालिस्ट के साथ, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, जिनकी कंडीशंस कंपैरेटिवली, जैसे मैंने पहले बताया कि ये माइल्डर कंडीशंस है एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक मेटल आयंस जो कि हम इंडस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने ये चीज डिस्कस की है कि आप लोगों को एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ताकि उसके बाद हम लोग जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग इसकी देखें कि एंजाइम्स इंपॉर्टेंट क्यों है। जिसमें से मैंने एक पॉइंट आप लोगों के सामने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला हर केमिकल रिएक्शन, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस एंजाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। जिसमें अभी हमने डाइजेशन की एग्जांपल ली, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज विच इज एन एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए की जो है वो कॉपी को यहाँ पे सिंथेसाइज करवा रहा है। सिमिलरली अगर इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपने अनवाइंड करना है, तो देयर इज एन अदर सेट ऑफ एंजाइम हेलिकेसेस, जो कि डीएनए को क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं, एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से सेपरेट करते हैं, और फिर आपका जो हर एक स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करते हुए एक डॉटर स्ट्रैंड को क्या करता है, सिंथेसाइज करवाता है। सो एवरी बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर आप एंजाइम की जो है वो इन्वॉल्वमेंट को विटनेस करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है, चाहे वो स्टार्च से शुरू हो रहा है, प्रोटीन से शुरू हो रहा है या लिपिड से शुरू हो रहा है, हर एक डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट है। लाइक स्टार्च फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइलेजेस को यूज करके तो अपने जो यहाँ पे इसके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके दरमियान मोनोसेक्राइड्स हैं, इनके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सिमिलरली प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है उनको रिलीज करने के लिए ये डाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअली हाईलाइट किया गया। प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपको प्रोटिएजेस रिक्वायर्ड है, और लिपिड्स के लिए यू रिक्वायर लाइपेसेस। तो हर बायोमोलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस के लिए, उसकी डाइजेशन के लिए, उसकी डिग्रेडेशन के लिए आपको एंजाइम रिक्वायर्ड है। सेकेंड इंपॉर्टेंस आप ये देख सकते हो कि देयर आर सम डिजीजेस जो कि एंजाइम की एब्सेंस की वजह से होती हैं, जिसमें एक एग्जांपल है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, कि आपके पास एक ये शुगर है, ये एक डायसैकेराइड है जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लैक्टोज, इसको आप मिल्क शुगर भी कहते हो। इस लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपकी बॉडी में एक एंजाइम लैक्टेज का होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जब तक आपके कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टिनल सेल में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपके ब्लड के अंदर ये नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि अगर लैक्टेज एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा, ये यहाँ पे ग्लैक्टोज, दिस इज ग्लैक्टोज एंड दिस इज ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो आपकी ये दोनों शुगर ब्लड में एंटर नहीं होंगी, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ही रह जाएंगी। तो लैक्टेज की एब्सेंस की वजह से जिन इंडिविजुअल्स के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो लैक्टोज को एज अ फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जब तक ये हाइड्रोलाइज नहीं होगी, ये ब्लड में नहीं आएगी, और अगर ये ब्लड में नहीं आएगी तो इट मीन्स कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उनको हम कहते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस। इस डिजीज को क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस, विच मीन्स कि ये लैक्टोज को एज अ फूड या एज अ डाइटरी शुगर कंज्यूम नहीं कर सकते, ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो आपकी जो मल्टीपल जेनेटिक डिजीजेज हैं वो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो अगर आप लोगों को एंजाइम्स का कैटालिटिक मैकेनिज्म नहीं पता, इट मीन्स कि आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस डिजीज का सोर्स क्या है। अगर आपको यहाँ पे लैक्टेज एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट का ना पता होता, तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते थे कि व्हाट इज द जेनेटिक फैक्टर बिहाइंड लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो रीजन है इस डिजीज की, दिस इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम लैक्टेज।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कंडीशन बॉडी के लिए जो है वो डेडली कंडीशन होगी। ऐसे इंडिविजुअल, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में आपके पास जो है वो लैक्टेज एंजाइम नहीं होता। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं है, इसका मतलब है कि ये डायसैकेराइड ब्रेक नहीं होगा। अगर डायसैकेराइड ब्रेक हो जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसमें लैक्टेज प्रेजेंट है, अगर डायसैकेराइड ब्रेक होगा तो इसका मतलब है ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ब्लड में चली जाएंगी और ब्लड से जो है वो फिर बॉडी के सेल्स में जाके क्या चीज प्रोड्यूस करेंगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों शुगर ब्लड में नहीं जा सकती। ठीक है, ब्लड में नहीं जाएंगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाएंगी। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया जब इस लैक्टोज को देखेंगे तो चूंकि ये ब्लड में नहीं जा रहा, बॉडी के लिए यूजलेस है, तो ये बैक्टीरिया इसको मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं और जब बैक्टीरिया इसकी फर्मेंटेशन करेंगे तो उसकी वजह से हमें जो है वो गैस और एसिडिटी फील होगी। ठीक है, तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की वजह से आपके जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पर्सन हैं और वो समटाइम्स गैस की भी कंप्लेंट करते हैं। और क्यों, उसकी पीछे जेनेटिक रीजन क्या है कि आपके पास जो लैक्टोज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी तो फर्मेंटेशन की वजह से एक्चुअली गैस प्रोड्यूस हो रही है एंड दिस गैस इज कॉजिंग ब्लॉटिंग। ठीक है, तो समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर किसी पर्सन में लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर गैस क्यों एक्सपीरियंस करता है। तो उसकी रीजन ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सिमिलरली फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये आप लोगों की बुक में कुछ पॉइंट्स गिवन थे और मैंने उनको एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करके एक्सप्लेन किया है कि यस देयर आर मेनी डिजीजेस जो कि एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जिसमें एक डिजीज मैंने लैक्टोज इंटॉलरेंस बताई है और दूसरी डिजीज यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया है। इसमें भी आपके पास एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जिसका नॉर्मल फंक्शन है कि ये फिनाइल एलानिन की हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के बाद उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड दिस टायरोसिन इज देन प्रिकर्सर ऑफ मेनी हार्मोन, जिसमें थायराइड हार्मोन्स हैं, डोपामिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, एपिनेफ्रिन है, मेलानिन पिगमेंट है। ये सारे के सारे पिगमेंट तब बनेंगे जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फिनाइल एलानिन किसमें कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में। अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है ये भी ब्लॉक हो जाएगा और टायरोसिन चूंकि आपके पास जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये भी एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर मेनी डिजीजेस जो कि एंजाइम्स की एक्सेसिव, लाइक हमारी समझ में नहीं आ रही थी, एंजाइम्स जो है वो यूजुअली हमने ये कहा किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर एंजाइम की एक्सेसिव एक्टिविटी डिजीज कैसे करवा सकती है। जैसे आप लोगों को पता है कि एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग जो है वो किसी ना किसी तरह से बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो एंजाइम्स की भी एक्सेसिव एक्टिविटी जो है वो डिजीज कंडीशन कॉज करा सकती है, जिसमें एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने रेफर, बच्चों जब भी ब्रेन अपना कोई केमिकल सिग्नल किसी भी जो है वो न्यूरॉन के थ्रू किसी भी मसल सेल तक भेजता है, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिग्नल एक न्यूरॉन तक होता है और इस न्यूरॉन के एक्सॉन के बाद आपके पास सेकंड न्यूरॉन जो है वो उसका एक्सॉन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये फिर इस सिग्नल को यहाँ इस न्यूरॉन से लेके आगे लेके जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आपके पास इन दोनों न्यूरॉन्स के जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जहाँ पे आपकी एक न्यूरॉन अपना सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करती है। नाउ एसिटाइलकोलिन इज अ मॉलिक्यूल जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में यूज होता है, यानी जब भी ब्रेन ने कोई सिग्नल भेजना होता है तो आपके पास वो एसिटाइलकोलिन को प्रोड्यूस करता है। दिस इज एन एसिटाइलकोलिन जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और ये यहाँ से रिलीज होके अगली न्यूरॉन के पास जाएगा और वहां पे केमिकल सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नाउ देयर इज एन एंजाइम एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज, अगर ये एंजाइम एक्सेसिवली अवेलेबल होगा, इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देता है। ये आपके पास एसिटाइलकोलिन है, इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक एसिटाइल और एक कोलिन, और एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर रहा है, एसिटाइल को अलग कर रहा है और कोलिन को अलग कर रहा है। एसिटेट आपका जो है वो एक अलग फ्रेगमेंट बन जाएगा और कोलिन एक अलग फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो अगर आपके यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये यहाँ पे नर्व इम्पल्स को जो है वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा।
आपका जो सिग्नल है उसकी ट्रांसमिशन को इफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि एंजाइम्स की एक्सेसिव एक्टिविटी भी डिजीज कंडीशन कॉज करा सकती है, जिसमें आपके जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है उसको मैंने एज एन एग्जांपल, ठीक है। ओके मैम। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटीज को चेक करके हम किसी डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जो लिवर के एंजाइम्स हैं, जिसमें आपके पास एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, दीज आर द 2 एंजाइम्स जिनकी एक्टिविटी को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि क्या लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं, ठीक है। और हम जब जॉन्डिस की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इन्हीं एंजाइम्स की एक्टिविटी को देखते हैं। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी को हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं और इनकी एक्टिविटी से हम डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर इन कोई एंजाइम पर्टिकुलरली एक खास किस्म की डिजीज में जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो हम वहां से बता सकते हैं कि अगर प्लाज्मा में ये एंजाइम जरूरत से ज्यादा है तो फिर आपका ये वाला जो सेल है उसमें ये कंडीशन में ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल डिजीजेस जिनको हम डायग्नोज करने के लिए डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटीज को चेक करते हैं, जिसमें लिवर की मैंने एग्जांपल दिया कि एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज आर द 2 एंजाइम्स जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अगर लिवर में किसी किस्म की कोई डिजीज आई है और लिवर के सेल्स ब्रेक होना शुरू हो गए, ब्रेक होने का मतलब ये है कि ये ओपन होंगे और अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे। ये एंजाइम्स कहाँ पे आ जाएंगे? प्लाज्मा में। तो जब ये एंजाइम्स प्लाज्मा में आएंगे तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब है कि चूंकि नॉर्मली ये लिवर के अंदर प्रेजेंट थे, प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन अब चूंकि ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि लिवर में किसी किस्म की कोई डिजीज है जिसकी वजह से लिवर सेल जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो गए, लिवर सेल ब्रेक होना शुरू हो गए और इनकी ब्रेकेज या डिग्रेडेशन के बाद इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। तो प्लाज्मा एक्टिविटीज ऑफ मेनी एंजाइम्स, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो है इसको देखते हुए हम डिजीज कंडीशन को भी क्या कर सकते हैं? ट्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो सर्टेन डिजीजेस के लिए ड्रग्स बनाते हैं, उन ड्रग्स में भी हम एंजाइम्स को टारगेट करते हैं, जिसमें आप लोगों के घरों में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं तो आप उनकी मेडिसिन को देखेंगे ना तो उनके ऊपर आप लोगों को लिखा होगा किसी ना किसी मेडिसिन के ऊपर कि दिस मेडिसिन इज एन इनहिबिटर ऑफ HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। ये पहला एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, मेवेलोनेट। इंटरमीडिएट को इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं लीजिएगा, सिर्फ मैंने जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है। तो आप लोग सिर्फ इन पॉइंट को समझिएगा और इंफॉर्मेशन के लिए इस चीज को जो है वो नोट कीजिएगा। डेफिनेटली आने वाली क्लासेस में आप लोग इन एंजाइम्स एंड पाथवेज को भी स्टडी करेंगे जिसमें ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ये बायोकेमिस्ट्री 2 में इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इज एन एंजाइम जो कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में यूज होता है। और हमारे पास जितने भी जो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को दी जाती हैं, इन मेडिसिन को अगर आप देखेंगे तो ये मेडिसिन इस एंजाइम को ब्लॉक करती है। अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल की जो बायोसिंथेसिस है वो रुक जाएगी। तो मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो हम डिजाइन करते हैं वो ड्रग्स भी एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। तो इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज ही नहीं कर रहे, बल्कि एंजाइम हमें इसके अलावा डायग्नोस्टिक में भी हेल्प कर रहे हैं, एंजाइम हमें डिजीज कंडीशन को समझने में भी हेल्प कर रहे हैं और एंजाइम की मदद से हम जो है वो ड्रग्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप फूड इंडस्ट्री की बात करो तो देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स जो कि फ्रूट जूस इंडस्ट्री के अंदर भी यूज हो रहे हैं। लाइक पेक्टिनेजेस आर द एंजाइम्स जो कि सेल वॉल को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज एंजाइम्स जो है वो यूज होते हैं। तो लेट्स सी के एंजाइम्स किस तरह से डिस्कवर हुए थे और इसके बाद हम इन एंजाइम्स के जो रिएक्शंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। एंजाइम्स बच्चों आप लोगों को ये तो पता है कि ये लिविंग सिस्टम का पार्ट है और आप लोगों को वाइटल फोर्स थ्योरी का भी आइडिया होगा कि स्टार्टिंग में ये चीज कही जाती थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स हैं उनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, और अगर इन कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी भी नहीं किया जा सकता,
ठीक है। सो वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो कि इस रूल के ऊपर बेस करती थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको लैब कंडीशंस के अंदर स्टडी नहीं किया जा सकता, उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता और वहां पे स्टडी नहीं किया जा सकता। यही चीज जो है ये एंजाइम्स के हवाले से भी फेमस थी कि आपके पास जो फर्स्ट एंजाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। यानी पहला साइंटिस्ट जिसकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड की है, लुइस पास्चर, इसने ये चीज रिपोर्ट की थी कि हमारे पास जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है यूकेरियोट यीस्ट, उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो शुगर है वो फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट होती है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होती है या लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये प्रोसेस जो है ये एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होते हैं। तो लुइस पास्चर ने ये चीज क्लेम की कि आपके जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज एंजाइम्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्यों सेपरेट नहीं किए जा सकते? बिकॉज ये वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग सिस्टम के कंपोनेंट्स और लिविंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर स्टडी नहीं कर सकते, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो स्टार्टिंग में एंजाइम्स की आइसोलेशन के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। फिर कुछ साइंटिस्ट की के बाद ये चीज पता चली कि आपके जो यीस्ट सेल्स हैं, यीस्ट के एक्सट्रैक्ट होता है, आपके पास कंप्लीट सेल नहीं है बल्कि उस सेल का कुछ पोर्शन है रिमेन। ठीक है, यीस्ट के एक्सट्रैक्ट, सेल्स की बात नहीं कर रही मैं, उसके एक्सट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। आपके पास एक और साइंटिस्ट था एडवर्ड बुचनर, उसने ये चीज कंक्लूड की कि जब यीस्ट के एक्सट्रैक्ट को हम यूज करते हैं, लाइक आपके पास यहाँ पे कोई एक कल्चर प्रेजेंट है, इसके अंदर अल्कोहल पड़ी है, इसके अंदर आप यीस्ट के कुछ एक्सट्रैक्ट ऐड कर देते हो, नॉट कंप्लीट सेल्स, बिकॉज सेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का होल स्ट्रक्चर है। एक्सट्रैक्ट आपके पास जो है नॉन लिविंग पोर्शन में आ सकता है बिकॉज ये आपके पास रिमेन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब इसने एक शुगर के सोल्यूशन के अंदर यीस्ट के एक्सट्रैक्ट को ऐड किया तो इसे ये चीज पता चली कि ये एक्सट्रैक्ट भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ कि जो कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कॉज करवा रहे हैं, इन कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया जा सकता है। प्रीवियसली लुइस पास्चर ने ये कहा था कि दीज आर इनसेपरेबल, इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन बचनर के अकॉर्डिंग इन कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया जा सकता है बिकॉज यीस्ट सेल्स के अलावा यीस्ट के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वो आइडिया था। इससे पहले चूंकि वुलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को भी ब्रेक कर दिया था जब उसने यूरिया को लैब कंडीशन में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से सिंथेसाइज करवाया, तो पहले ही कुछ साइंटिस्ट जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। उसके बाद जैसे ही बुचनर की ये डिस्कवरी आई तो साइंटिस्ट को ये चीज क्लियर हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स को हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में आइसोलेट कर सकते हैं और उन पे वर्क कर सकते हैं। सो दिस वाज द मोमेंट जिसके बाद साइंटिस्ट ने एंजाइम्स की आइसोलेशन और उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और आज हमारे पास मल्टीपल एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर रहे हैं। तो जस्ट फॉर द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहला कौन सा एंजाइम था जो कि आइसोलेट हुआ था और जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था और किस साइंटिस्ट ने जो है वो एंजाइम्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम का वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो ये हिस्ट्री यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि समटाइम्स कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट में एमफिल पीएचडी के लिए जब आप अपियर होते हो तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती हैं एंजाइम्स के बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका भी जो है वो आइडिया होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स एक्चुअली है क्या। हमने एंजाइम्स की इंफॉर्मेशन तो ले ली कि एंजाइम्स बायोकेमिकल सिस्टम को या बायोलॉजिकल सिस्टम को जो है वो एक इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि जितने केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, उनके रेट को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमने एंजाइम्स की कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल सिग्निफिकेंस है उसको हाईलाइट किया कि एंजाइम्स जो है वो डिजीजेस को ट्रेस करने में हेल्पफुल है, एंजाइम्स जो है वो किसी किस्म। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एंजाइम्स क्या है और एंजाइम्स की नेचर क्या है और इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किन किन ग्रुप्स की जरूरत होती है। तो बच्चों 90% ऑफ द टाइम्स आपके जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, यानी हम लोग जब भी एंजाइम्स की बात करते हैं तो हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। लेकिन आपने ये चीज भी याद रखनी है कि देयर आर सम आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें कैटालिटिक एबिलिटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनको हम राइबोजाइम्स भी कहते हैं।
और ये वो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के दौरान यूज होते हैं। लाइक आपके जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स उनमें भी कैटालिटिक एबिलिटीज हैं, लेकिन जो 99% आपके पास एंजाइम्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, प्रोटीन इन नेचर होगी। तो एंजाइम को अपना फंक्शन अगर परफॉर्म करना है, और मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि एंजाइम एक प्रोटीन है, तो इसका मतलब है कि एंजाइम के ऊपर मल्टीपल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो एंजाइम्स के अंदर भी जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो कौन से होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एंजाइम की जो फंक्शनिंग है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एंजाइम के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, और ये वो पोर्शन है जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करती है और उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। दिस एक्टिव साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर किसी वजह से इस एक्टिव साइट की शेप या इस एक्टिव साइट में प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है, जैसे आप लोग अगर प्रीवियस स्लाइड पे देखो तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये पॉइंट रेज किया था कि एक्टिव साइट का एक किस्म का केमिकल एनवायरनमेंट है। सपोज यहाँ पे आपके पास एक ऐसा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है जिसकी साइड चेन में एक अमाइनो ग्रुप है। अगर ये अमाइनो एसिड यहाँ से चेंज हो गया और इसकी जगह कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ गया जिसकी साइड चेन में अमाइनो ग्रुप नहीं है बल्कि कोई नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या कैटालिसिस होगी? नो। एंजाइम को अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिव साइट की शेप भी प्रॉपर चाहिए और एक्टिव साइट का केमिकल इन्वायरमेंट भी प्रॉपर चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम की जो फंक्शनिंग है वो उसकी एक्टिव साइट की इंटेग्रिटी पे डिपेंड करती है। अगर एक्टिव साइट की शेप या एक्टिव साइट के अंदर प्रेजेंट एक्टिव अमाइनो एसिड शेप भी चेंज नहीं होनी चाहिए और एक्टिव साइट में प्रेजेंट अमाइनो एसिड भी चेंज नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो गई तो एंजाइम जो है वो अपनी कैटालिटिक एबिलिटी को लूज कर देगा, वो तब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। एंड दिस इज द रीजन कि आप जब एंजाइम को एक खास पीएच से ज्यादा सोल्यूशन के ऊपर रखते हो या एक खास टेम्परेचर से ज्यादा उसको जो है प्रोवाइड करते हो तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो पीएच का इफेक्ट आप लोगों ने, अब चूंकि आयोनाइजेशन वाली असाइनमेंट भी कर रहे हो, टाइट्रेशन वाली, तो वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर हम एंजाइम को फॉर एग्जांपल ये एंजाइम अगर पीएच 5 के ऊपर वर्क कर रहा है, इसकी पीएच को 6 या फिर इसकी पीएच को 3 कर देंगे, पीएच को कम ज्यादा कर देंगे, तो इसकी एक्टिव साइट में प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड है उनकी साइड चेन प्रोटोनेट या डीप्रोटोनेट हो सकती है। उनकी साइड चेन में जो एक्टिव एसिडिक या बेसिक ग्रुप है उनकी आयोनाइजेशन हो सकती है, जिसकी वजह से एंजाइम का जो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है एक्टिव साइट का वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब है कि एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस वजह से एंजाइम जो है वो हाईली पीएच सेंसिटिव है। अगर पीएच चेंज की तो उसकी वजह से अमाइनो एसिड जो कि एक्टिव साइट में प्रेजेंट है इनकी प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन की वजह से एक्टिव साइट का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, केमिकल इन्वायरमेंट बदल जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि जब प्रोटीन्स की मैंने बात की थी तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि प्रोटीन का एक जो प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बनने के लिए जरूरी है कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज ना हो, यानी प्रोटीन का एक इंटैक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर बने। जो जो उसके अंदर अमाइनो एसिड जिस जिस सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है वो उसी सीक्वेंस के अंदर आने चाहिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट होना या इसका इंटैक्ट होना जरूरी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी प्रॉपर बनना जरूरी है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर ठीक बनेंगे तो तब प्रोटीन अपना एक जो प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको एक्वायर करेगी। अगर प्राइमरी लेवल के ऊपर किसी किस्म का चेंज आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ ग्लाइसिन की जगह प्रोलीन आ जाता है, तो प्रोलीन के बारे में आपने पढ़ा था कि वो अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब कर देता है, तो हो सकता है यहाँ पे अल्फा हेलिक्स ना बने, ये आपकी इसी तरह से चेंज है। अगर अल्फा हेलिक्स नहीं बनेगा तो आपकी प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि जस्ट लाइक द अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ठीक होना जरूरी है। अगर किसी भी लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो वो चेंज अल्टीमेटली एंजाइम के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा, और अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ तो इट मीन्स कि अल्टीमेटली एंजाइम की फंक्शनिंग भी इफेक्ट होगी। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, और अगर ये है तो इसका मतलब है कि इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया कि एंजाइम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो उसके एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट में
ना तो शेप का चेंज और ना ही अमाइनो एसिड का चेंज जो है वो बियरेबल चेंज है, बिकॉज अगर ये चेंज हुआ तो उसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करेगी और वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो यूजुअली हम एक्टिव साइट को फर्दर दो साइट के ऊपर डिवाइड करते हैं। एक्टिव साइट का एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जिसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट को अपने साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। इस पोर्शन को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट अमाइनो एसिड है उनका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ये है कि उन्होंने सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखना है, यहाँ से उसको पकड़ के रखना है। और जो दूसरा पोर्शन है, इस पोर्शन का फंक्शन ये है कि इसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो सेकंड पोर्शन जिसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक साइट। So active site is further divided into the two sites, binding site and catalytic site. Binding site substrate को bind करवाती है with the enzyme। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है वो सबस्ट्रेट के कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि ये इसको होल्ड करके रखता है। जबकि कैटालिटिक साइट में प्रेजेंट अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन के मैकेनिज्म के थ्रू कुछ ग्रुप्स को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे और सबस्ट्रेट को केमिकली चेंज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके लिए बाइंडिंग साइट भी इंटैक्ट होनी चाहिए और कैटालिटिक साइट भी इंटैक्ट होनी चाहिए। अगर बाइंडिंग साइट में कोई चेंज आता है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगी, और अगर बाइंड नहीं करेगी तो इसका मतलब है कैटालिटिक मैकेनिज्म भी नहीं होगा। और अगर बाइंडिंग साइट बिल्कुल ठीक है, कैटालिटिक रेसिड्यूज है, कैटालिटिक साइट में किसी किस्म का कोई चेंज आ गया तो इसका मतलब है सबस्ट्रेट बाइंड तो कर रही है लेकिन कैटालिसिस नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो दोनों साइड का इंटैक्ट होना जरूरी है। तो अगेन मैं उसी चीज को कंक्लूड करूंगी कि फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट का जो केमिकल इन्वायरमेंट है, एक्टिव साइट की जो शेप है, एक्टिव साइट की जो इंटीग्रिटी है, उस पर किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हुआ तो आपका एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। So the shape and chemical environment of the active site is required for the proper catalytic mechanism. ये दोनों चीजें जो हैं ये आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए। एंजाइम्स जब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो समटाइम्स एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कैटालिसिस में भी हेल्प कर सकते हैं और ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट बाइंडिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक फंक्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि एंजाइम के साथ कौन कौन से नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स अटैच हो सकते हैं और इनको हम किस तरह से एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एंजाइम का जो अपना प्रोटीन कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं एपो एंजाइम। जैसे यहाँ पे आप ये वाला जो ब्लू कलर में आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, जिसको आप क्या कहोगे, दिस इज एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इसको रिक्वायर्ड है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, इसको आप कोफैक्टर या कोएंजाइम कहते हो, कोफैक्टर और कोएंजाइम। So let's see कि what is the difference between cofactor and coenzyme। आप नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को कोफैक्टर कह रहे हो, दूसरे को कोएंजाइम कह रहे हो। तो जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं इनकी भी फर्दर 2 डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। लाइक ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट आपके पास मेटल आयंस भी हो सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आपके पास कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है। तो मैग्नीशियम आयन इज अ कोफैक्टर। ठीक है, इसी तरह से कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि जिंक की प्रेजेंस में अपना वर्क करेंगे। इसी तरह से कुछ एंजाइम्स को कुछ और मेटल आयंस की रिक्वायरमेंट्स होंगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंजाइम। तो अगर आपका जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, दिस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज अ मेटल आयन, तो आप उसे कोफैक्टर कहते हो। और अगर आपका जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, दिस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज एन ऑर्गेनिक और मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपके पास NADH FADH आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है लेकिन इनकी नेचर ऑर्गेनिक नेचर है। ठीक है, या मेटेलो ऑर्गेनिक आपके पास कंपाउंड्स होते हैं। तो इन कंपाउंड्स को आप क्या कहोगे, कोएंजाइम्स कहोगे। तो हमेशा जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है उसकी नेचर की बेस पे आप उसको कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर कह सकते हो। मेटल आयंस आर कॉल्ड एज कोफैक्टर, जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अगर आपके पास हो तो उन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को आप कोएंजाइम्स कहते हो। अब कोएंजाइम्स में से भी आपके पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। देयर आर सम कोएंजाइम्स जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच नहीं होते, कुछ देर के लिए एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, लाइक ये सबस्ट्रेट इसके साथ यहाँ पे बाइंड की, कैटालिसिस हो गई,
तो ये आपके पास नॉन प्रोटीन कंपोनेंट बाद में एंजाइम से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये एंजाइम अपने इंटैक्ट फॉर्म में, ये प्रोडक्ट और ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी अलग हो गया, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं दीज आर सॉल्युबल कोएंजाइम, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद डीअटैच हो जाते हैं। बट अगर कोई कोएंजाइम एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच है, यानी ये एंजाइम का पार्ट है, एंजाइम से कभी भी सेपरेट नहीं होगा, तो एंजाइम को आप क्या कहोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके बच्चों, मैंने आप लोगों से अभी सिर्फ एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की बात की है कि एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए समटाइम्स ये एंजाइम है और इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ अगर बाइंड करना है तो बाइंडिंग के लिए इसको कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट अगर मेटल आयन है तो आप इसे कहोगे कि दिस इज कोफैक्टर, और अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो आप इसे कहोगे दिस इज कोएंजाइम। कोएंजाइम को भी मैं फर्दर एक क्लास के अंदर डिवाइड कर रही हूँ एंड दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ कोएंजाइम्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। अब कौन से कोएंजाइम्स को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है? आपके पास कोएंजाइम्स दो तरह के होते हैं। कुछ कोएंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ केमिकल रिएक्शन के दौरान आके अटैच होते हैं, जिसमें एग्जांपल है NADH। जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो ये एंजाइम से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इन कोएंजाइम्स को आप सिंपल कोएंजाइम्स ही कहोगे। लेकिन अगर कोई कोएंजाइम एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच है, यानी ये कभी भी एंजाइम से अलग नहीं होता, कैटालिसिस से पहले भी एंजाइम के साथ अटैच था, कैटालिसिस के बाद भी एंजाइम के साथ अटैच है, कोवलेंटली अटैच है, तो इस तरह के कोएंजाइम को आप कहते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। और FAD आपके पास जो है ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। FAD या FADH2 आपके पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। एंजाइम अपने इस नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के साथ जब अटैच होगा तो उस केस में आपका जो फंक्शनल मॉलिक्यूल होगा उसको आप कहोगे दिस इज होलो एंजाइम। यानी आप कह सकते हो कि होलो एंजाइम इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम, होलो एंजाइम इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम। यानी एंजाइम जब अपने नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के साथ अटैच होता है तो इस केस में इस पूरे के पूरे फंक्शनल कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहोगे, होलो एंजाइम कहोगे।